हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक वर्केबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने का मतलब है कि किन चीज़ों के अंदर, किन रेशोज़ के अंदर या किन अमाउंट के अंदर अगर हम बदलाव कर देंगे तो उससे वर्केबिलिटी भी बदल जाएगी। तो ये सब हमने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि वर्केबिलिटी कितनी है। तो वर्केबिलिटी को नापने के लिए सबसे पहला टेस्ट स्लम्प टेस्ट हमारे पास है, जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसकी हमने वीडियो भी देख ली थी कि स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली स्लम्प टेस्ट एक मोल्ड होता है, एक सांचा या एक कोन टाइप बोल सकते हैं उसको। उसके अंदर हम 3 लेयर में कंक्रीट को भर लेते हैं और हर एक लेयर के बाद 25 बार टैंपिंग करते हैं। एक्स्ट्रा जितना भी कंक्रीट बचता है उसको हटा देते हैं, ऊपर की सरफेस प्लेन कर देते हैं और धीरे से फिर उस मोल्ड को हम वहाँ से हटा देते हैं। तो अब कंक्रीट धीरे धीरे जब सेटल होता है तो हम स्लम्प के अंदर नापते हैं कि शुरुआत में कितनी हाइट थी कंक्रीट की, और जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो कंक्रीट की हाइट कितनी होगी है। यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है उस वैल्यू को हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू। तो स्लम्प वैल्यू में हमने अलग अलग वैल्यूज़ पढ़ी थी कि कितने से कितनी वैल्यू होगी तो हम वेरी लो, मीडियम या हाई वर्केबिलिटी मानेंगे, और ये वाली वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्लम्प टेस्ट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, अब ये जो टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, जनरली हम इसको लैब में करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं। लैब में थोड़ा सा मिक्सचर बनाया, फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं, या फिर जहाँ साइड पे मिक्सचर बना रखा है लैब में लाके अगर बहुत पास है तो और जमना नहीं शुरू हो रहा है तो हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको साइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लैब में करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि साइट पर नहीं कर सकते, हम साइट पर भी कर सकते हैं इसको परफॉर्म। तो अब ये यूज़फुल किसके लिए है? जो वेरी लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट होते हैं उन कंक्रीट के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। अब वेरी लो वर्केबिलिटी किसकी होती है? हमने पढ़ा था कि जब हम पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। वर्केबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट बढ़ गया, और अगर वर्केबिलिटी लो है इसका मतलब है पानी का कंटेंट कम है। तो पानी का कंटेंट कम है, यहाँ पर वर्केबिलिटी कम है। तो जब ऐसा कंक्रीट होता है, पानी कम है, तो हम उसको ड्राई कंक्रीट बोल रहे हैं। तो अगर हमें ड्राई कंक्रीट के लिए वर्केबिलिटी का पता लगाना है तो हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कराते हैं और यहाँ से वर्केबिलिटी पता करते हैं। अब ये हम स्लम्प टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोचो आप बहुत ड्राई है, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, तो स्लम्प वैल्यू हमें ठीक ठाक नहीं मिलेगी। इससे हो तो जाएगा टेस्ट, लेकिन ड्राई मिक्स के लिए हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ही यूज़ करते हैं। नॉर्मल कंक्रीट के लिए हम यूज़ करते हैं स्लम्प टेस्ट। अब बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये टेस्ट काम करता है? इसका प्रिंसिपल है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अलाउइंग द कंक्रीट टू फॉल थ्रू अ स्टैंडर्ड हाइट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का प्रिंसिपल है कि हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पता करते हैं कि कितना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन आएगी अगर हम एक पर्टिकुलर वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन कैसे कर रहे हैं? कंक्रीट को एक स्टैंडर्ड हाइट से गिरा रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क डन है और उस वर्क डन में कितना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन होगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो अब है हमारे पास डायमेंशन। इसमें 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अपर हॉपर, लोअर हॉपर और सिलेंडर।
जब टेस्ट का भी डिटेल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि अपर हॉपर, लोअर हॉपर और सिलेंडर क्या क्या है। तो इनके डायमेंशन पढ़ लेते हैं। तो जो अपर हॉपर है उसका टॉप का डायमीटर है 254 mm, बॉटम का डायमीटर है 127 mm और इसकी हाइट है 279 mm। अब जो लोअर हॉपर है, लोअर हॉपर की है हाइट 229 mm, टॉप डायमीटर है 229 mm और जो बॉटम का डायमीटर है वो है 127 mm। तो ये लोअर हॉपर के डायमेंशन है, टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर और हाइट। ऐसे ही सिलेंडर की हमारे पास डायमेंशन है। सिलेंडर के लिए टॉप डायमीटर कितना होगा 152 और बॉटम डायमीटर 152। अब ये तो बात कॉमन ही है, अगर कोई सिलेंडर है तो जो ऊपर का डायमीटर होगा वही नीचे का डायमीटर है। तो डायमीटर ऊपर वाला और नीचे वाला, टॉप का और बॉटम का, दोनों सेम रहेगा। वैल्यू रहेगी 152 mm। और हाइट कितनी है, हाइट है 305। तो यहाँ से हमें डायमेंशन क्लियर है अपर हॉपर के लिए, लोअर हॉपर के लिए और सिलेंडर के लिए। अब डिस्टेंस कितना रहता है, देखो टेबल के नीचे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हॉपर एंड टॉप ऑफ लोअर हॉपर 203 mm रहेगा और लोअर हॉपर और टॉप ऑफ सिलेंडर के बीच में 203 mm, यानी कि डिस्टेंस 203 mm रहता है। अभी टेस्ट परफॉर्म जैसे होता है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये हमें डिस्टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ से इतना बेसिक जो है कॉम्पैक्टिंग वेक्टर टेस्ट, यहाँ से इतना पढ़ो, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं। चलो ये सब पढ़ लिया है, नेक्स्ट देखते हैं कि टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेस्ट के बारे में देखते हैं। द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन द अपर हॉपर जेंटली सो दैट नो एफर्ट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस कॉम्पैक्शन। यानी कि सबसे ऊपर हम रखते हैं अपर हॉपर। पहले इतना बेसिक समझ लो कि हम क्या क्या किस सीरीज में लगाते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं हम अपर हॉपर। अपर हॉपर का जो नीचे वाला पोर्शन है, फिर 203 mm हम नापते हैं। 203 mm के बाद हम लोअर हॉपर रखते हैं। लोअर हॉपर खत्म हो जाता है, फिर हम 203 mm का गैप रखते हैं और फिर रख देते हैं लास्ट में सिलेंडर। अब पढ़ते हैं। सिस्टम अरेंजमेंट हमें समझ में आ गया है कि अपर है, फिर लोअर है, फिर सिलेंडर है। तो अब देखो, द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन द अपर हॉपर जेंटली सो दैट नो एफर्ट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस कॉम्पैक्शन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट को हम अपर हॉपर के अंदर रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि कोई कॉम्पैक्शन ना हो। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है किसी भी चीज़ के बीच में अगर एयर है, हवा है बीच में, उस हवा को वहाँ से निकालना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। क्योंकि हवा बहुत सारी रह जाएगी अंदर, तो बाद में हवा तो ट्रैप हो जाएगी और स्ट्रेंथ, क्योंकि मटेरियल वहाँ पर होगा नहीं, बीच में हवा है, तो अब स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं आ पाएगी। जितना स्ट्रेंथ देना चाहिए स्ट्रक्चर को, उतना स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ नहीं देगा, तो हवा हमारे लिए सही नहीं है, तो हम कॉम्पैक्शन कर देते हैं। तो अब सबसे पहले अपर हॉपर के अंदर हमने कंक्रीट भर लिया। इस कंक्रीट में हमने कोई भी कॉम्पैक्शन फोर्स नहीं लगाई है। सिंपली इसको ऐसे ही रखा था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बॉटम वाला डोर है, अब ये जो हॉपर होता है ना, इनमें ढक्कन होता है, मतलब क्लोज्ड होता है, क्योंकि
आप सोचो कोई भी स्ट्रक्चर है वो ओपन रहेगा तो उसके अंदर तुम कंक्रीट रख ही नहीं पाएंगे। तो ये होपर ना क्लोज्ड होता है, नीचे से बंद है। तो अब हमें क्या करना है, हम तीन, जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया कि ऐसे अरेंजमेंट होता है, अपर हॉपर, फिर लोअर हॉपर और फिर सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग लेवल से कंक्रीट को पास कराते हैं। अपर से लोअर के अंदर भेजेंगे, लोअर से भेजेंगे सिलेंडर के अंदर। तो कंक्रीट को अपर हॉपर में रख के फिर हम नीचे की तरफ भेजते हैं। बॉटम का जो डोर होता है उसको खोल देते हैं, जिससे कि कंक्रीट लोअर हॉपर के अंदर चला जाता है। अगेन द बॉटम डोर ऑफ द लोअर हॉपर इज ओपनड एंड द कंक्रीट फॉल्स ऑन द सिलेंडर। अब अपर का दरवाज़ा नीचे से हमने खोल दिया तो वो लोअर के अंदर आ गया। फिर लोअर का जो दरवाज़ा था नीचे वाला वो हमने खोल दिया, तो अब लोअर से कंक्रीट आ गया है सिलेंडर के अंदर। आफ्टर रिमूविंग द एक्सेस कॉन्क्रीट बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड्स, अब हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट होता है उसको ब्लेड से हटा देते हैं। अब हम सिलेंडर का वेट मेजर करते हैं और एक्यूरेसी, मतलब 10 ग्राम, इतने अगर ग्राम के अंदर चेंज आ रहा है तो उतना हम मेजर करते हैं कि वैल्यू इतने किलोग्राम और इतना ग्राम्स में वैल्यू आ जानी चाहिए। तो ये इस वेट को, जितना कंक्रीट का वेट आया सिलेंडर के अंदर, हम इसको नोट करते हैं। द वेट इज नोन एज द वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो अब जो ये वेट है, इस वेट को हम बोलते हैं वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। द सिलेंडर इज एम्प्टीड एंड देन फिल्ड विद द सेम सैंपल रैम्ड हैवीली सो एज टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन। अब जो सिलेंडर है इसको हम खाली कर देते हैं और फिर इसको भर देते हैं सेम सैंपल से। द सिलेंडर इज वेट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। फिर हम 10 ग्राम एग्जैक्ट, मतलब जो भी हमने अगर वैल्यू ली है, सपोज हमारे पास है 2 किलोग्राम 50 ग्राम्स, तो 50 ग्राम्स मतलब वो वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ग्राम्स को छोड़ ही दिया, सिर्फ किलोग्राम वाली वैल्यू ली, तो हम ग्राम्स को भी कंसिडर करते हैं वहाँ पे। तो सिलेंडर को फिर से हमने वैल्यू नोट की फिल करने के बाद। अब जो वेट आया है, इस वेट को हम बोलते हैं वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब कॉम्पैक्टेड फैक्टर निकालते हैं इससे। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अब देखो बेसिक बात क्या है इसमें। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम ये करते हैं कि हम एक अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें सबसे ऊपर होता है अपर हॉपर, उसके नीचे होता है लोअर हॉपर और सबसे नीचे होता है सिलेंडर। तो सबसे पहले हम अपर हॉपर के अंदर कंक्रीट भरते हैं, नीचे से उसका डोर खोल देते हैं, तो जितना भी कंक्रीट है वो नीचे वाले में आ जाता है लोअर हॉपर के अंदर। फिर लोअर हॉपर का खोल देते हैं तो वो सिलेंडर में आ जाता है। तो अब सिलेंडर को हम, जैसे हम मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जितना वेट है सिर्फ उतने को ही हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम सिलेंडर के अंदर ही मटेरियल भरते हैं और उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा कि कुछ जार के अंदर सामान भर जाता है तो हम उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, तो हिला देने से उसके अंदर और सामान आ जाता है। तो वैसे ही सेम चीज़ रैमिंग करेंगे। तो अब रैमिंग करने से जितनी भी खाली स्पेस है बीच की वहाँ से हट जाएगी और पूरा मटेरियल सिलेंडर के अंदर भर जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से कॉम्पैक्शन है सेकंड में। फर्स्ट केस में तो हमने अपर से लोअर के अंदर भेजा, लोअर से सिलेंडर के अंदर भेजा, बस इतना किया था। और सेकंड केस में हमने रैमिंग कर दी। रैमिंग से क्या होता है, जितने भी बीच के वॉइड्स होते हैं, एयर होती है, वो सब वहाँ से हट जाती है। तो पहले वाली वैल्यू को हम बोल रहे हैं वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और सेकंड वाली वैल्यू को हम बोल रहे हैं वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर रेशो होता है वेट ऑफ पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इन दोनों वेट का जो रेशो होता है, इस रेशो को हम बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर।
कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के अंदर जो 3 चीज़ें यूज़ करते हैं इन सब की वैल्यू हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अपर हॉपर, लोअर हॉपर और सिलेंडर की टॉप, बॉटम और हाइट कितनी है। तो आप यहाँ से इसको रीड कर लो और यहाँ से हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कंप्लीट है। दो टेस्ट पढ़ लिए हमने, स्लम्प टेस्ट और दूसरा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। चलो इस टेस्ट के बाद अगला शुरू करते हैं, वीबी टेस्ट। अब वीबी टेस्ट क्या होता है? वीबी टेस्ट इज अ गुड लेबोरेटरी टेस्ट suitable for stiff concrete mixes having low and very low workability। अब वीबी टेस्ट जो है, वीबी टेस्ट एक अच्छा लेबोरेटरी टेस्ट है। अब ये यूज़ किसके लिए होता है? स्टिफ कंक्रीट के लिए होता है। स्टिफ कंक्रीट यानी कि जो बहुत हार्ड कंक्रीट है, यानी कि पानी कम है, पानी कम है तो वर्केबिलिटी भी कम होगी। तो ऐसा कंक्रीट जो स्टिफ है और साथ में वेरी लो वर्केबिलिटी है। इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग टेबल। अब ये वाइब्रेटिंग टेबल होती है, इसके अंदर एक मेटल का पॉट होता है, एक शीट होती है मेटल कोन की और एक स्टैंडर्ड आयरन रॉड होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाइब्रेटिंग टेबल होती है, मेटल का पॉट होता है, शीट होती है मेटल कोन की और स्टैंडर्ड आयरन रॉड है। ये सब चीज़ें होती है। अब देखो इसमें होता क्या है। इन दिस टेस्ट slump test as mentioned above is performed by placing the slump cone inside the sheet metal cylindrical pot। अब ये टेस्ट में क्या होता है? स्लम्प टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, तो बस इतना करते हैं कि स्लम्प टेस्ट जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो स्लम्प टेस्ट को हम करवाते हैं मेटल सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर। अब इसके बाद क्या करते हैं? वाइब्रेशन करा देते हैं। वाइब्रेशन इज स्टार्टेड एंड द टाइम ऑन अ स्टॉप वॉच इज़ नोटेड। अब जब वाइब्रेशन कराते हैं तो हम साथ में टाइम भी नोट करते रहते हैं कि कितना टाइम हो रहा है वाइब्रेशन शुरू किए, कितने टाइम तक हमने वाइब्रेशन कर दी। द टाइम टेकन बाय द कॉन्क्रीट टू टेक सिलेंड्रिकल शेप आफ्टर द कॉनिकल शेप डिसअपियर्स। अब हम टाइम नोट करते हैं कि कॉन्क्रीट को सिलेंडर शेप लेने में कॉनिकल शेप के बाद कितना टाइम लगा है। यानी कि शुरुआत में कॉनिकल शेप था, कॉनिकल शेप के बाद जब हम उसको वाइब्रेट कराते रहे तो कितना टाइम हो गया कि वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आ गया। दिस टाइम रिकॉर्डेड इज नोन एज वीबी डिग्री और वीबी सेकेंड्स। तो जब तक वाइब्रेशन का टाइम, जिस वाइब्रेशन के टाइम के अंदर कॉन्क्रीट कौन से शेप बदल के सिलेंडर के अंदर आ जाता है, इस टाइम को हम बोलते हैं या तो वीबी सेकेंड्स या फिर वीबी डिग्री। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से वीबी टेस्ट को रीड कर लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंपैरिजन ऑफ स्लम्प फैक्टर टेस्ट एंड वीबी टेस्ट। तो देखो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हमने 4 पढ़ी थी, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, 4 हमने डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पढ़ा। अब स्लम्प की वैल्यू इसमें थी 0 से लेकर 25, 25 से लेकर 50, 50 से 100 और 100 से 175। वेरी लो, लो,
मीडियम और हाई, 0 से 25, 25 से 75, 75 से 100, 25 से 50, 50 से 100 और 100 से 175, ये डिग्री थी। ठीक है, अब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हमने स्लम्प में वैल्यू पढ़ी थी, तो स्लम्प में वैल्यू आई थी 0.78 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की, वेरी लो के लिए, लो के लिए 0.85, मीडियम के लिए 0.92 और हाई के लिए 0.95। तो ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू है। अब अगर हम वीवी टेस्ट करते हैं सेकंड्स में, तो कितने सेकंड्स लग रहे हैं, तो सेकंड्स देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। तो वेरी लो के लिए वीवी टेस्ट के अंदर सेकंड्स कितने लगते हैं, तो अब वर्केबिलिटी बहुत कम है, यानी कि पानी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशन करनी पड़ेगी। तो 20 से लेकर 100 तक इतना हमारे सेकंड्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद वर्केबिलिटी लो है, तो 10 से 50 सेकंड्स लग सकते हैं। वर्केबिलिटी मीडियम है, तो 5 से लेकर 20 सेकंड तक लग सकते हैं। और अगर हमारी वर्केबिलिटी हाई है, वर्केबिलिटी हाई मतलब पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो 2 से 0 सेकंड भी लग सकता है। तो ये हमारा टाइम है कि कैसे कैसे कितना कितना टाइम हमें लग सकता है। और वीबी टेस्ट यहाँ से हमने पढ़ लिया है, वो वीबी टेस्ट का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लेना। और फिर हमारी ये वाली वैल्यूज़, नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लो टेस्ट और कैलिबेली टेस्ट। 5 टेस्ट टोटल हमें पढ़ने थे, 3 हमने कवर कर लिए हैं, फोर्थ है हमारे पास फ्लो टेस्ट। अब फ्लो टेस्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इसमें हमें पता चल जाता है कि जो भी कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। और क्वालिटी किसके बेसिस पे पता चलती है, कंसिस्टेंसी, यानी कि कितना कंसिस्टेंट है, मतलब कैसा उसके अंदर पानी का कंटेंट कितना है, ड्राई है कि वेट है। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर हम कंक्रीट की क्वालिटी को पता लगा लेते हैं। कोहेसिवनेस एंड द प्रोननेस टू सेग्रीगेशन, और कितनी कोहेसिवनेस है उसके अंदर, कितने सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, और सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, सेग्रीगेशन तो नहीं हो जाएगा अगर हम यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें फ्लो टेस्ट के अंदर पता चल जाती हैं कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करके। द स्प्रेड ऑफ द फ्लो ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड एंड दिस इज रिलेटेड एज वर्केबिलिटी। तो हम जो कंक्रीट का फ्लो है उसको चेक करते हैं और वर्केबिलिटी को उससे रिलेट करके उसको टेस्ट कर लेते हैं। दिस टेस्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर फ्लोइंग कंक्रीट। तो ये जो टेस्ट है हम यूज़ करते हैं फ्लोइंग कंक्रीट के लिए, मेड बाय द यूज़ ऑफ सुपर प्लास्टिंग एडमिक्सचर्स। तो जो कंक्रीट को हम बनाते हैं सुपर प्लास्टिंग एडमिक्सचर्स को मिक्स करके, उस कंक्रीट के लिए हम फ्लो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कंक्रीट की क्वालिटी का पता लगा लेते हैं कि कंक्रीट की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैलीबॉल टेस्ट। तो कैलीबॉल टेस्ट क्या होता है, दिस इज अ सिंपल फील्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडेंटेशन मेड बाय अ 15 सेंटीमीटर डायमीटर मेटल हेमिस्फेयर weighing 13.6 kg when freely placed on fresh concrete। अब एक ही सिंपल फील्ड टेस्ट होता है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 15 सेंटीमीटर डायमीटर का एक मेटल का हेमिस्फेयर लेते हैं, मेटल का एक गोला टाइप लेते हैं जिसका वेट होता है 13.6 kg, और फ्रेश कंक्रीट के ऊपर इसको रखते हैं। इट इज़ क्वाइट फास्टर, बहुत ही फास्ट मेथड है, और प्रिसाइज मेजरमेंट यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हमें दे देता है स्लम्प टेस्ट से भी।
बट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट टू बी परफॉर्म्ड। लेकिन इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट चाहिए कॉन्क्रीट की, क्योंकि 13.6 kg का जो ये हेमिस्फेयर है 15 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इससे हम इंडेंटेशन कराते हैं। इंडेंटेशन मतलब इसको कॉन्क्रीट पर रख देते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना अंदर तक जा रहा है कॉन्क्रीट के। अब इसको भी हम वर्केबिलिटी से जोड़ सकते हैं कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ईजिली अंदर चला जाएगा, और जितना कम पानी है उतना कम धंस पाएगा। तो ये होता है कैली बॉल टेस्ट। तो आप फ्लो टेस्ट और कैली बॉल टेस्ट का भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ से हमारा वर्केबिलिटी टेस्ट कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।